हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन नंबर 131 से 140 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 14 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। और जो इन सभी का पीडीएफ है उसके लिए मैंने नया गूगल ड्राइव का लिंक क्रिएट किया है, वो मैं सब्सिक्वेंटली शेयर कर दूंगा। आप वहां से इनका पीडीएफ लेकर रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि हमारा द टाइप ऑफ आर्च जनरली कंस्ट्रक्टेड ओवर अ वुडन लिंटल आर ओवर अ फ्लैट आर्च फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग द लोड ऑफ द वॉल अबव इज। यहाँ पे टाइप ऑफ आर्चेस की बात कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं उन सभी के बारे में ब्रीफ में हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो ये आर्चेस जो दी हुई हैं आपको ऑप्शन में, सेगमेंटल आर्च, पॉइंटेड आर्च, रिलीविंग आर्च, फ्लैट आर्च, ये जो आर्चेस हैं दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ आर्च, कि हमारी आर्च की शेप क्या है उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है। और भी आर्चेस हैं बट यहाँ पर 4 आर्चेस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारी सेगमेंटल आर्च है ये हमारी बेसिकली कॉमन टाइप की आर्च होती है, जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये होती है कि जो सेंटर ऑफ आर्च है वो हमारी स्प्रिंगिंग के नीचे आती है। इट लाइज बिलो स्प्रिंगिंग। ठीक है, ये भी मैं आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आप ध्यान रखिएगा, सेगमेंटल आर्च में हमारी जो सेंटर ऑफ आर्च है वो स्प्रिंगिंग के नीचे आएगी। ठीक है, और जो थ्रस्ट ट्रांसफर होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हमारी आर्च थ्रस्ट ट्रांसफर कर रही है अबटमेंट में, दैट इज इन इंक्लाइंड डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी इसकी मैं आपको फोटोज दिखा देता हूं कि ये आपकी सेगमेंटल आर्च है। ठीक है, ये आपका इंट्राडोज है, जो इनर साइड का कर्व है, और जो आपका आउटर साइड का कर्व है वो एक्स्ट्रा डोज है। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ आर्च है आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी इट लाइज बिलो द स्प्रिंगिंग, ये आपकी स्प्रिंगिंग है। और साथ ही साथ जो हमारा लोड ट्रांसफर हो रहा है अबटमेंट पर वो हमारा इंक्लाइन डायरेक्शन पर हो रहा है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारी सेगमेंटल आर्च की। जो सेकंड कैटेगरी की आर्च है दैट इज पॉइंटेड आर्च। तो पॉइंटेड आर्च की ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, इट इज ऑल्सो नोन एज गोथिक आर्च। पॉइंटेड आर्च को हम गोथिक आर्च भी बोलते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होंगे, हमारे 2 आर्क्स होंगी सर्कल की, 2 आर्क्स ऑफ सर्कल, दे मीट एट अपेक्स। ठीक है, दे मीट एट अपेक्स। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो एक ये आर्क हो गई, एक ये आर्क हो गई। ठीक है, और ये अपेक्स पे हमारी मिल रही है। तो अगर इसको आप लाइन ज्वाइन करोगे तो जो आपका स्प्रिंगिंग के लेवल पे जो हॉरिजॉन्टल बेस बनेगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के साथ हमारा एक ट्राइंगुलर शेप मिलेगा। ठीक है, और ये हमारी जो है ये हमारी आर्क्स ऑफ सर्कल हैं जो कि अपेक्स पर मीट कर रही, दिस इज द अपेक्स। ठीक है, तो जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा तो ये इट इज अ पॉइंटेड आर्च। और जब हमारा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, जब दोनों एंगल्स हमारे ये अल्फा अल्फा इक्वल होंगे, तो उस केस में हमारा वो पॉइंटेड आर्च होगा, बट उस आर्च को हम लोग कहेंगे लैंसेट आर्च। तो आप ध्यान रखेंगे, पॉइंटेड आर्च में हमारा गोथिक आर्च जो है वो हमारा 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकती है 2 आर्क्स के साथ, और 2 आर्क्स जब हमारी 45 कह रहा हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगी तो लैंसेट आर्च हम उसे बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा फ्लैट आर्च और रिलीविंग आर्च। फ्लैट आर्च के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जनरली हमारी फ्लैट आर्च वो आर्च होगी जहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है फॉर्म बाय द स्क्यू बैक्स। मैंने स्क्यू बैक्स आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, वो हमारे 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये फ्लैट आर्च है, यहाँ पर जो स्क्यू बैक है ये आपका एंगल जो है वो 60 डिग्री। आप इसको एक्सटेंड करोगे तो इट फॉर्म्स द इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ इंट्राडोज एज द बेस। ये आपकी इंट्राडोज है, इस इंट्राडोज को बेस अज्यूम करते हुए ये आपको 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस 60 डिग्री आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल जाएगा फ्लैट आर्च में। तो जनरली इंट्राडोज हमारा हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, बट टू टेक केयर ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स, स्मॉल सेटलमेंट्स को टेक केयर करने के लिए हम इसमें कुछ सर्टेन कैम्बर प्रोवाइड करते हैं
इंट्राडोज में एट अ रेट ऑफ 10 to 15 mm पर मीटर विड्थ ऑफ ओपनिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो फ्लैट आर्चेस में हमारा इंट्राडोज में जो कैम्बर प्रोवाइड करना है, दिस इज 10 to 15 mm पर मीटर विड्थ ऑफ ओपनिंग टू अलाउ फॉर स्मॉल सेटलमेंट्स। ठीक है, ये कैम्बरिंग की हो गई। जो एक्स्ट्रा डोज है, जो आउटर कर्व है जो कि हॉरिजेंटल है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डोज है वो हमारा फ्लैट रखा जाता है, इस पर कोई भी कैम्बर नहीं दिया जाता। ध्यान रखना है आपको, एक्स्ट्रा डोज इज केप्ट हॉरिजेंटल एंड फ्लैट। तो जो फ्लैट आर्च है, दिस इज नॉट रिलायबल आर एफिशिएंट एज अ रेगुलर आर्च। ठीक है, ध्यान रखना है, इट इज मोर ऑफ एस्थेटिक पर्पस। एस्थेटिक लुक के लिए हम इस तरह के आर्चेस प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरली इनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि आपकी जो फ्लैट आर्चेस हैं केवल ये लाइट लोड्स के लिए सुटेबल होती हैं एंड दे आर जनरली सुटेबल अप टू अ स्पैन ऑफ लेस देन 1.5 मीटर। हम 1.5 मीटर तक स्पैन के लिए फ्लैट आर्चेस यूज कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज उसके बाद ये स्ट्रक्चरली हमारे रिकमेंडेड नहीं है फ्लैट आर्चेस। ठीक है, सेगमेंटल आर्च का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सेंटर ऑफ आर्च लाइज बिलो द स्प्रिंगिंग लाइन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है आर्च की, दिस इज रिलीविंग आर्च। रिलीविंग आर्च में बेसिकली क्या होगा, जहां पर आपका ऑलरेडी लिंटल प्रोवाइडेड है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिके हो रहा, तो हम क्या करते हैं, एक रिलीविंग आर्च कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि विदाउट अफेक्टिंग दी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हमने एक रिलीविंग आर्च कंस्ट्रक्ट कर लिया और उसके जो हमारा लिंटल डिके हो गया तो उसको हमने हटा लिया। तो रिलीविंग आर्च ऐसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये रिलीव करने के लिए यूज कर रहे हैं। दिस आर्च इज कंस्ट्रक्टेड आइदर ऑन फ्लैट आर्च or on wooden lintel to provide greater strength. The ends of relieving arch should be carried sufficiently into the abutments. The relieving arch makes it possible to replace the decayed lintel later. Means हम जैसे ही हमने relieving arch से सारा लोड हमारा relieving arch लेने लगी कि हमारा जो wooden lintel है या flat arch है वो relieve हो जाएगी और उसे हम without disturbing the stability of existing structure remove कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरी कैटेगरी की आर्च होती है स्टिल्टेड आर्च। स्टिल्टेड आर्च में क्या होता है, हमारी जो आर्च है वो सेमी सर्कुलर शेप की होगी विथ 2 वर्टिकल पोर्शंस एट द स्प्रिंगिंग्स। द सेंटर ऑफ आर्च लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द टॉप्स ऑफ द वर्टिकल पोर्शन। तो आपका यहाँ पर जो सेंटर ऑफ आर्च है वो स्प्रिंगिंग से आप लाइन ज्वाइन करोगे उसके सेंटर पे लाई करेगी, तो ऐसी आर्चेस को हम स्टिल्टेड आर्च बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था कि किस टाइप को आर्च को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओवर अ वुडन लिंटल और ओवर अ फ्लैट आर्च फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग द लोड ऑफ द वॉल अबव, तो वो हमारा होगा रिलीविंग आर्च। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारा किस टाइप का जॉइंट जो है वो जंक्शन ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर एंड टाई बीम इन टिम्बर ट्रेसेस में रिकमेंडेड है, हम किस टाइप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रूफ ट्रस का स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं कि जिसमें मेंबर्स दिखाए हुए हैं। तो इसमें आपको जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द अपर डायगोनल मेंबर ऑफ ट्रस विच इज यूज्ड टू सपोर्ट दी, क्या सपोर्ट कर रहा है, इट इज यूज्ड टू सपोर्ट दी पर्लिन्स। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रही हैं, दिस ब्लू कलर, दीज आर द पर्लिन्स और दे आर सपोर्टेड ऑन दिस राफ्टर। तो इस वजह से इस अपर डायगोनल मेंबर को हम लोग प्रिंसिपल राफ्टर कह रहे हैं। और उसके ऊपर जो राफ्टर सपोर्टेड है पर्लिन के ऊपर, जिसके ऊपर हम जो कवरिंग शीट है वो रख रहे हैं, दीज आर नोन एज कॉमन राफ्टर्स। तो अब क्या है कि ये आपके एक मेंबर है, इंक्लाइंड मेंबर है, डायगोनल मेंबर है, हॉरिजॉन्टल मेंबर नहीं है ये इस हॉरिजॉन्टल मेंबर जो कि इसको ट्रस को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर रहा है, एक होल्ड करके रख रहा है, तो इसको हम कहेंगे टाई बीम। तो टाई बीम और जो आपका प्रिंसिपल राफ्टर, इसका जंक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मेंबर आपका इंक्लाइंड है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, तो आपको इसको कनेक्शन एक स्पेशल टाइप का ज्वाइंट प्रोवाइड करना होगा कि ये आपस में होल्ड कर सके एक दूसरे को। तो इस टाइप के जो ज्वाइंट्स हैं जो हम टिम्बर ट्रेसेस में देखते हैं, उसमें कई सारे ज्वाइंट्स हैं हमारे पास, जिसमें मोर्टाइस एंड टेनन ज्वाइंट्स, ऑब्लिक मोर्टाइस एंड टेनन ज्वाइंट्स, बट ज्वाइंट एंड मिटर ज्वाइंट। तो जो मोर्टाइस एंड टेनन ज्वाइंट है उसमें क्या होगा, एक टेनन होगा जिसमें हमारा बेसिकली पैग होगा, जो कि एक मोर्टाइस दूसरा जो मेंबर है उसमें एक होल होगा, उसके अंदर फिट हो जाएगा। तो एक इस टाइप का ज्वाइंट होगा जिसमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर टेनन और मोर्टाइस मेंबर जाएंगे, मीन्स होल और जो पैग है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब जो
टेनन है, ठीक है, वो इंक्लाइंड डायरेक्शन में आ रहा है, यानी जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर था वो इंक्लाइंड था और टाई मेंबर हमारा हॉरिजॉन्टल था, तो जो टेनन होगा उसको हम रखेंगे इंक्लाइंड मेंबर में और मोर्टाइज जो होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर रहेगा, यानी होल हम मोर्टाइज में बनाएंगे और हमारा इंक्लाइंड जो पेग होगा वो इसमें फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस टाइप का जो इंक्लाइंड मेंबर के साथ हमारा जॉइंट बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मोर्टाइज होल हुआ और टेनन का पेग हुआ वो आपस में एक जॉइंट बनाएंगे, उसको हम कहेंगे ऑब्लिक मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट। तो यहाँ पर बिकॉज प्रिंसिपल राफ्टर इंक्लाइंड मेंबर है और टाई बीम हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर है, तो उस जगह जो जॉइंट बनेगा हमारा दैट विल बी ऑब्लिक एंड मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर आपका इनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम इस जॉइंट को बोल्ट्स की या स्ट्रैप्स का यूज कर लेते हैं, और ये हमारा मीटर बट जॉइंट है जिसमें हम दो मेंबर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करने के लिए एक 45 डिग्री की पर इनको कट करके जोड़ देते हैं। तो इस तरह के जॉइंट्स जो हैं वो मीटर जॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। और ये वुड बट जॉइंट में आप देख रहे हैं इस तरह का हमारा कुछ कनेक्शन बनता है, इसमें दो मेंबर्स जो है 90 डिग्री पे एक दूसरे से बट है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ रूफ सुटेबल इन प्लेन वेयर रेनफॉल इज मीगर। मीगर मीन्स हमारा स्कैंटी या कम रेनफॉल हो रही है और जहां पर टेम्परेचर इज हाई है यानी हॉट क्लाइमेट एरियाज। तो इस टाइप की लोकेशंस पे हम किस टाइप का रूफ यूज करते हैं और एरिया क्या है, प्लेन्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो रूफ का सिलेक्शन है वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसमें पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है, फैक्टर है, दैट इज शेप ऑफ बिल्डिंग, कि किस टाइप की बिल्डिंग के लिए हम ए रूफ प्रोवाइड करना है, ठीक है। मीन्स स्पैन क्या है हमारा, रेगुलर बिल्डिंग है, इरेगुलर बिल्डिंग है, तो शेप ऑफ बिल्डिंग के बेसिस पर हम रूफ डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का रूफ प्रोवाइड करना है। दूसरा हमारा है क्लाइमेटिक कंडीशंस। तीसरा जो फैक्टर है कि किस टाइप का कंस्ट्रक्शन मटेरियल जहां पर हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वो अवेलेबल है। तो ये 3 प्राइमरली फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का रूफ प्रोवाइड करना है। तो जनरली हम अपने रूफ्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पिच्ड या स्लोपिंग रूफ्स। तो पिच्ड रूफ को स्लोपिंग रूफ्स भी बोलते हैं, कभी कभी पिच्ड एंड स्लोपिंग रूफ भी लिखा जाता है। फ्लैट रूफ्स को टेरेस रूफ भी बोलते हैं। जनरली आप नॉर्मल प्लेन एरियाज में आप इसी टाइप के रूफ्स देखते हो। और ये हमारे जो थर्ड कैटेगरी के रूफ्स हैं वो कर्व रूफ्स हैं। तो आप जो पिच्ड रूफ्स हैं, बिकॉज यहाँ पर जो उनका स्लोप है, दे हैव अ स्लोपिंग टॉप सरफेस। जैसा कि आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ कि ये आपको जो घर दिख रहा है, दिस इज हैविंग अ पिच्ड स्लोप, यहाँ पे स्लोपिंग रूफ है, ठीक है। ये आपकी रिज है और दे आर हैविंग अ स्लोपिंग रूफ्स। तो ऐसे जो रूफ्स हैं वो जनरली हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर रेनफॉल या स्नोफॉल बहुत ज्यादा हैवी है, ताकि जो भी स्नोफॉल या रेनफॉल हो रहा है वो हमारे रूफ पर रिटेन ना करे, ठीक है। ब्रॉडली बिल्डिंग्स विथ लिमिटेड विड्थ, तो इसको हम जनरली ये कह सकते हैं कि जिन बिल्डिंग्स में की विड्थ जो लिमिटेड है और सिंपल शेप है, दे कैन जनरली बी कवर्ड सेटिस्फैक्टरी बाय पिच्ड रूफ। बहुत ज्यादा इरेगुलर बिल्डिंग, बहुत ज्यादा लार्ज स्पैन के लिए इस तरह के रूफ्स रिकमेंडेड नहीं होते जहां पे न्यूमरस टाइप की वैलीज और गटर्स और हिप्स बनने लगेंगे, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी के जो रूफ्स हैं वो फ्लैट रूफ्स हैं। हम इन्हें प्लेन एरियाज में यूज कर सकते हैं, जनरली इन हॉट रीजन्स। प्लेन्स में यूज कर सकते हैं, हॉट रीजन्स में यूज कर सकते हैं जहां पे रेनफॉल मॉडरेट है या कम है, एंड वेयर स्नोफॉल इज नॉट देयर, और रेनफॉल हमारी और स्नोफॉल वहां पर नहीं हो रही है। तो हमारा जो मैच कर रहा है रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में, फ्लैट रूफ जो है स्कैंटी रेनफॉल या हॉट रीजन्स में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दे आर इक्वली एप्लीकेबल टू द बिल्डिंग्स ऑफ एनी शेप एंड साइज। हम इन्हें किसी टाइप की, किसी भी शेप और किसी भी साइज की बिल्डिंग्स में यूज कर सकते हैं। बट फंक्शनैलिटी हमारी ये है कि जो रेनफॉल है वो कम हो और हमारा जो स्नोफॉल हो वो ना हो, बिकॉज उस टाइप की लोकेशन के लिए हमें पिच्ड या स्लोपिंग रूफ पे एक्सप्लोर करना होगा अपना ऑप्शन। जो कर्व्ड रूफ्स है वहां पर हमारा जो टॉप सरफेस होगा रूफ का वो कर्व्ड होगा। जनरली हम आर्किटेक्चरल इफेक्ट्स देने के लिए इस टाइप के रूफ्स को यूज करते हैं। सच रूफ्स इंक्लूड सिलेंड्रिकल या पैराबोलिक शेल्स एंड शेल डोम्स, doubly curved shells such as hyperbolic parabolites and hyperbolites of revolution, and folded slabs and prismatic cells. Such roofs are more suitable for public buildings like libraries, theaters and recreational centers. तो because वहाँ पे architectural aesthetics हमारा मैटर करता है, तो वहाँ पर जनरली लाइब्रेरीज, थिएटर्स, रिक्रिएशन सेंटर्स में हम
कर्व्ड रूफ्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लेन्स की बात कर रहा है जहाँ रेनफॉल कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा है और स्नोफॉल हमारा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम फ्लैट रूफ्स का इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फ्लैट रूफ्स बेसिकली हमारे जनरली हॉरिजॉन्टल रहते हैं, बट दे हैव सम स्लोप कि हमारा जो भी रेन वाटर है वो उस पर ना रुके। तो प्रैक्टिकली हमारा जो हॉरिजॉन्टल विद स्लोप लेस देन 10 डिग्री, तो जो स्लोप देते हैं हॉरिजॉन्टली वो हमारा 10 डिग्री से जनरली कम रहता है, सो दैट जो रेन वाटर है दे कैन बी ड्रेन्ड ऑफ इजिली, बिकॉज रेन तो हमारी हो ही रही है, स्कैंटी रेनफॉल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिच्ड और स्लोपिंग रूफ्स। मैंने आपको बताया कि हम इन्हें हैवी रेनफॉल एरिया और हैवी स्नोफॉल एरिया में प्रेफर करते हैं जहाँ पे स्पैन जो है वो कम है, बिल्डिंग्स हमारी रेगुलर बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, तो हमारी ऐसे जो लोकेशंस हैं वो कोस्टल रीजन्स में होती है जहाँ पर हमारी देयर इज अ हैवी रेनफॉल। ठीक है, तो दे आर मोर सुटेबल फॉर कोस्टल एरियाज। प्लेन रीजन्स के लिए एंड कवरिंग लार्ज एरियाज के लिए यहाँ पे हमारा फ्लैट रूफ्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टाइप ऑफ रूफ्स विच स्लोप्स इन टू डायरेक्शंस विद अ ब्रेक इन स्लोप इज इन ऑन ईच साइड इज नोन एज, यानी हमारा किस टाइप का रूफ में हमारा दो डायरेक्शन में स्लोप होगा और देयर इज अ ब्रेक इन स्लोप ऑन ईच साइड, यानी कुछ इस तरह का। यहाँ पे स्लोप ब्रेक कर रहा है, दिस विल बी द टाइप। यहाँ पे स्लोप ब्रेक किया और हमारा देयर इज अ स्लोप इन टू डायरेक्शंस। ठीक है, तो ऐसे जो रूफ्स हैं उनको हम गैम्ब्रल रूफ बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स आर अवेलेबल, जो कि बेसिकली पिच्ड रूफ है, जहाँ पे हमारा जो सरफेस है, स्लोपिंग सरफेस जहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो डिफरेंट पिच रूफ का क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो पिच रूफ का क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं कि पहला जो है दैट इज लीन टू रूफ। लीन टू रूफ हमारा एक सिंपलेस्ट टाइप का स्लोपिंग रूफ है, जनरली हम स्मॉल स्पैन्स के लिए यूज करते हैं या वेरेंडा के लिए यूज करते हैं, और इट हैज स्लोप ओनली ऑन वन साइड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लीन टू रूफ में आपका जो स्लोप है जो रूफ का वो एक साइड पे है। अगर आप इसकी इमेज देखोगे तो कुछ इस तरह आएगी कि आपका स्मॉल स्पैन्स में आपका जो स्लोप है एक डायरेक्शन में हमारा रूफ है, इंक्लाइंड है। दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज गेबल रूफ। गेबल रूफ में हमारा जो स्लोपिंग रूफ्स हैं वो दो साइड्स में स्लोप कर रहे हैं, यानी विच स्लोप्स इन टू डायरेक्शंस, और जनरली जो स्लोप्स हैं वो हमारे रिच पर मीट कर रहे हैं। एट द एंड फेस अ वर्टिकल ट्राइंगल इफ फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा गेबल रूफ है। यहाँ पे दो स्लोपिंग सरफेस है, कोई स्लोप में ब्रेक नहीं है, और एक ये अपेक्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसको हम रिज बोल रहे हैं, और दोनों एंड फेसेस पे हमारा एक वर्टिकल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये हमारे कॉमन स्लोपिंग रूफ्स हैं, गेबल रूफ्स हैं, जो जनरली हम प्रोवाइड करते हैं। थर्ड कैटेगरी का जो रूफ है दैट इज हिप रूफ। हिप रूफ में बेसिकली क्या है, देयर आर 4 स्लोपिंग सर्फेसेस इन 4 डायरेक्शंस। चारों डायरेक्शन में हमारे स्लोप्स होंगे और कोई भी ब्रेक नहीं होगा स्लोप में। तो ऐसे रूफ्स को हम हिप रूफ्स बोलते हैं, और एंड फेसेस पे हमारे स्लोप ट्राइंगल्स बनते हैं कुछ इस तरह। तो हिप रूफ में आप देख रहे हो एक डायरेक्शन का स्लोप ये है, एक डायरेक्शन का स्लोप ये है, एक डायरेक्शन का ये है, और चौथा डायरेक्शन ये है। तो चारों डायरेक्शन में हमारे स्लोप्स हैं, इनको हम बोल रहे हैं जहाँ पे दो स्लोपिंग सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमारा एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर है, वो हमारा हिप कहला रहा है। ये आपकी टॉप अपेक्स लाइन जो हो गई वो रिज हो गई, और जो हमारा एंड फेसेस पे जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो स्लोप्ड ट्राइंगल्स बन रहे हैं। पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो स्लोप्स हैं चारों डायरेक्शन में उन पे कोई भी ब्रेक नहीं है, ब्रेकिंग स्लोप नहीं है। गैम्ब्रल रूफ में क्या है, दीज रूफ्स आर लाइक गैबल रूफ्स। गैम्ब्रल रूफ जो है वो गैबल रूफ्स की तरह दिखते हैं, बट अंतर ये है कि स्लोप्स 2 डायरेक्शन में है बट स्लोप्स में ब्रेक है। ठीक है, इन ईच स्लोप देयर इज अ ब्रेक। तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो गेबल रूफ था उसमें अगर हम ब्रेक कर देंगे स्लोप का, ये हमारा गेबल रूफ था, इसमें हमने क्या किया, स्लोप में ब्रेक कर दिया दोनों डायरेक्शन में। 2 डायरेक्शन में स्लोप है बट देयर इज अ ब्रेक इन स्लोप इन बोथ डायरेक्शंस। तो ऐसे रूफ्स हमारे गैम्ब्रल रूफ्स हैं। एंड जो फेस है हमारा वो वर्टिकल, ईच एंड वर्टिकल फेसेस फॉर्म। फिफ्थ कैटेगरी का जो रूफ है दैट इज मंसार्ड रूफ। मंसार्ड रूफ में क्या है कि हमारा ये हिप रूफ्स की तरह है, चारों डायरेक्शन में हमारे स्लोप हैं बट चारों डायरेक्शन में हमारे जो स्लोप्स हैं उनमें ब्रेक है। ठीक
ठीक है, ब्रेक यानी हमारा स्लोप चेंज हो जा रहा है, एक स्लोप ये था, मीन्स ये स्लोप था, इसको ब्रेक कर दिया, इसी तरह ये स्लोप था, इसको ब्रेक कर दिया, तो ये 2 डायरेक्शन का स्लोप हो गया। इसी तरह चारों तरफ हमारा जो स्लोप है वो ब्रेक इन स्लोप के साथ है, तो ऐसे स्लोप्स को हम मंसार्ड रूफ कहेंगे। ठीक है, तो स्लोपिंग एंड्स आर ऑब्टेन्ड इन दिस रूफ्स। तो मंसार्ड रूफ हमारे कुछ हिप रूफ्स की तरह हो गए और हमारे गैम्ब्रल रूफ जो हो गए वो गैबल रूफ की तरह हो गए, बट देयर इज ब्रेक इन स्लोप इन ईच डायरेक्शन। फिर हमारा एक डुक रूफ है जिसमें हमारा सभी डायरेक्शन में हमारा स्लोप्स है, लाइक अ हिप रूफ बट अ डेक ऑन प्लेन सरफेस और अ प्लेन सरफेस इज फॉर्म्ड एट द टॉप एज शोन। तो डेक रूफ में हमारा ये टॉप में एक डेक यानी प्लेन सरफेस बनेगा और चारों डायरेक्शन में हमारा स्लोप होगा, तो ऐसे रूफ्स को हम डेक रूफ कहेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2 डायरेक्शन में स्लोप है और हमारा ब्रेक इन स्लोप भी है, तो हमारा ऐसे रूफ्स हमारे गैबल रूफ्स कहलाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद मंसार्ड रूफ जो है इज अ रूफ विच स्लोप्स इन 4 डायरेक्शंस विदाउट ब्रेक इन स्लोप ऑन ईच साइड, ये गलत हो जाएगा। 4 डायरेक्शंस विद ब्रेक इन स्लोप ऑन ईच साइड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मंसार्ड रूफ हमारा हिप रूफ की तरह है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हिप रूफ में ब्रेक नहीं हो रहा है स्लोप में और मंसार्ड रूफ में ब्रेक हो रहा है, तो ये हमारा जो डेफिनेशन है वो हमारी हिप रूफ की है, और जो 4th ऑप्शन है ये मंसार्ड रूफ की है जहां पर स्लोप्स का ब्रेक है चारों डायरेक्शन में। आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ स्लोप चला फिर देयर इज अ ब्रेक, यहाँ स्लोप चला देयर इज अ ब्रेक, ठीक है, इसी तरह इधर स्लोप गया फिर देयर इज अ ब्रेक, इधर स्लोप चला गया देयर इज अ ब्रेक। तो इस तरह का अगर हम देखेंगे व्यू तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो मंसार्ड रूफ होगा, जो मैंने आपको फोटो में दिखाया हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टिम्बर पीस के बारे में पूछ रहा है, दिस इज एलिमेंट ऑफ रूफ ट्रस। तो इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो पिच रूफ है उनके एलिमेंट्स से रिलेटेड पूछा गया, तो हम देख लेते हैं जो पिच रूफ्स में जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक पिच रूफ दिखाया हुआ है, यानी स्लोपिंग सरफेसेस है हमारे रूफ में। तो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज स्पैन। स्पैन हमारा क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स ऑफ एन आर्च बीम और रूफ ट्रस, ठीक है, तो उसको हम स्पैन कहेंगे। राइज क्या है, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ रिज। रिज हमारी ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है एंड द वॉल प्लेट, ये आपका हो जाएगा राइज इस पिच रूफ का, ठीक है। उसके बाद पिच क्या है, पिच बेसिकली हमारे जो रूफ्स हैं उनका इंक्लिनेशन है साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिटेल में बात करेंगे पिच का। जनरली हम इसको डिग्रीज या एंगल्स में एक्सप्रेस करते हैं एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ राइज टू स्पैन, ठीक है। उसके बाद 4th एलिमेंट है कि रिज। रिज है ये हमारी अपेक्स लाइन है बेसिकली स्लोपिंग रूफ की, और इट इज दस द एपेक्स ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द टर्मिनेशन ऑफ इंक्लाइंड सरफेस एट द टॉप ऑफ स्लोप। यानी जो हमारे ये स्लोपिंग सरफेसेस हैं उन ये यहाँ पर टर्मिनेट कर रहे हैं रिज पर, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये हमारा जो स्लोपिंग सरफेस, 2 स्लोपिंग सरफेस थे, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, तो इस रिज, इसको हम रिज बोलेंगे। अपेक्स लाइन है बेसिकली ये, ध्यान रखना है, रिज इज बेसिकली अ अपेक्स लाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आइटम है ईव्स। ईव्स जो है बेसिकली हमारी इंक्लाइंड रूफ सरफेस की जो लोअर एज है, जहां से पानी रेन वाटर जो स्लोपिंग सरफेस से बहकर आ रहा है वो रूफ सरफेस से नीचे गिर जाता है इस सरफेस से। तो ईव्स बेसिकली अगर आप इसमें इमेज में देखोगे तो आपकी जो ये स्लोपिंग सरफेस यहाँ टर्मिनेट हो रही है, ये हमारी ईव्स है, जो भी हमारा पानी आएगा स्लोप होने के बाद वो यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द ईव्स। हिप क्या है, हिप इज द रिज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्लोपिंग सरफेस वेयर द एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका एक ये स्लोपिंग सरफेस है और एक स्लोपिंग सरफेस है, ये 2 स्लोपिंग सरफेस हमारा इंटरसेक्ट कर रहे हैं। रिज भी हमारा स्लोपिंग सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट वो अपेक्स लाइन है। हिप वो इंटरसेक्शन लाइन है जहां पर 2 स्लोपिंग सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में जो एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये एंगल जो है ये हमारा ग्रेटर देन 180 डिग्री है। और वैली भी हमारा 2 स्लोपिंग सरफेस का इंटरसेक्शन है, बट वहां पर जो एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो है ये हमारा लेस देन 180 डिग्री है। तो ये हिप और वैली एक दूसरे का अपोजिट है, बस अंतर ये है कि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है हिप में 180 डिग्री से ज्यादा है और वैली में हमारा 180 डिग्री से कम है।
हिप्ड एंड क्या होगा? हिप्ड एंड वो होगा इट इज द स्लोप्ड ट्राइंगुलर सरफेस फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ रूफ। वर्ज क्या होगा? जो गेबल है उसकी एज रनिंग बिटवीन द ईव्स एंड द रिज इज नोन एज वर्ज। ध्यान रखिएगा, गेबल में जो गेबल यानी गेबल रूफ में जो आपकी एज है जो कि ईव्स और रिज के बीच में रन कर रही है वो हमारी कहलाती है वर्ज। और ये हमारा जो ये आपका स्लोप्ड ट्राइंगुलर सरफेस है जो मैंने हैश किया हुआ, दिस इज कॉल्ड हिप्ड एंड। तो यहाँ पर जो पूछा गया था आपसे कि द लोअर एज ऑफ पिच्ड रूफ फ्रॉम वेयर द रेन वाटर ऑफ रूफ सरफेस ड्रॉप्स डाउन इज नोन एज, तो इसे हम रिज बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा रिज हो जाएगा। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पर कि जो हॉरिजॉन्टल टिम्बर पीस है प्रोवाइडेड एट द अपेक्स ऑफ रूफ ट्रस, अपेक्स ऑफ रूफ ट्रस पे जो हमारा इंटरसेक्शन लाइन थी उसे हम क्या कह रहे थे? रिज कह रहे थे। ठीक है, विच सपोर्ट्स द कॉमन राफ्टर। तो अगर आप पहले वाले क्वेश्चन पे जाएंगे जहां पर मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे रूफ ट्रस के, तो ये आपकी अपेक्स लाइन थी। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये आपके कॉमन राफ्टर सपोर्टेड है। ये आपका जो है ये रिज बोर्ड है, येलो कलर से दिख रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल टिम्बर पीस है। ये बीम के फॉर्म में भी हो सकता है, इसे हम रिज बीम भी बोल सकते हैं या रिज पीस भी बोल सकते हैं। रिज पीस या रिज बोर्ड जो कि हमारा कॉमन राफ्टर को कनेक्ट कर रहा है एंड इट इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट। तो ये हमारा सपोर्ट कर रहा है इस रिज को। ये ब्लू कलर की जो लाइन है इंटरसेक्शन ऑफ स्लोप्स, ये रिज है और ये सपोर्टेड है हमारे रिज बोर्ड पे। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। The horizontal timber piece provided at the apex of roof which supports the common rafter is called ridge board. Hip rafter क्या है? These are the sloping rafters which form the hip of sloped roof. They run diagonally from the ridge to the corners of the wall to support the roof coverings. They receive the ends of purlins and end of jack rafters. Valley rafters इसके opposite है। Jack rafter, these are the rafters supported in lengths which run from hip or valley to the eaves. Eaves board क्या है हमारे? सिमिलरली रिज बोर्ड की तरह वुडन प्लैंक्स या बोर्ड्स हैं विच आर फिक्स टू द फीट ऑफ द कॉमन राफ्टर एट द ईव्स। इट इज यूजली 25 mm थिक और 25 mm वाइड होती है। इसी तरह हमारे रिज बोर्ड भी होते हैं। द एंड्स ऑफ लोअर मोस्ट रूफ कवरिंग मटेरियल रेस्ट अपॉन इट। ठीक है, द ईव्स गटर इफ एनीवन कैन बी सिक्योर्ड अगेंस्ट इट। यहाँ पर दीज आर द ईव्स बोर्ड। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रिज बोर्ड हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन विच कंसेप्ट इज इन्वॉल्व कि अगर हमारी जो पिच है वो हायर है तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे रूफ पे। तो सबसे पहले पिच की डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो रूफ ट्रसेस के क्रॉस सेक्शंस दिखाए हुए हैं, जिसमें ये मैंने आपको बताया कि दिस इज राइज। ठीक है, तो राइज अपॉन स्पैन, तो स्पैन इज बेसिकली टोटल, और जो पिच है दैट इज द इंडिकेट कि हमारा जो रूफ है उसकी स्टीपनेस क्या है। जनरली हम उसको एंगल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो बिल्डर्स होते हैं वो पिच ऑफ रूफ किस फॉर्म में बात करते हैं कि कितना राइज हमारा पर यूनिट इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल लेंथ हो रहा है। यानी अगर हम कह रहे हैं कि 4x12 पिच है हमारी, इट मीन्स 12 फीट चलने पे, यानी हॉरिजॉन्टली 12 फीट चलने पे हमारा 4 फीट का राइज है। यानी रूफ गोज अप बाई 4 फीट, यानी 4 फीट राइज हुआ 12 फीट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करने पे। तो एडवांटेजेस क्या है? यहां पर आप देख रहे हैं 4/12 पिच हमारी कितनी हो गई? 1/3। और एक हमारा दूसरा रूफ है जहां पर 12/12 पिच है। तो दो केसेस हमने ले लिए। यहां पर हमारा हायर पिच है, आप फोटोज देख पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है रूफ की वो ज्यादा है। तो ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ रूफ जो है हायर पिच वाली लोकेशन की, वो हमारी सरफेस एरिया ऑफ रूफ लोअर पिच से ज्यादा होगी। तो जब सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसके ऊपर हम अपना शेड लगाने वाले हैं, रूफ कवरिंग लगाने वाले हैं, तो उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ जाएगी। यानी
जो हमारा हायर पिच वाला है ट्रस है, वहां पर मटेरियल रिक्वायरमेंट हमारी ज्यादा होगी। तो ये तो क्लियर हो गया, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, आप अप्रिशिएट भी कर पा रहे हैं इस चीज को। तो जनरली हम लो पिच ट्रसेस उनको कहते हैं जहां पर जो पिच है वो जनरली हमारी 1 यानी 4/12 से कम होती है। तो डिजायरेबल जो पिच है हमारी जनरली रूफ ट्रसेस में हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज 4/12 से 12/12। और जो 12/12 है वो हम रेयरली यूज करते हैं, और जनरली 4/12 से नीचे हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो 4/12 से 4/12 के बीच में हमारा डिजायरेबल है। 4/12 से नीचे होगा तो पिच लेस देन 4/12 इज कंसिडरेबली लो, minimizes the area of roof, require less material for construction, but building codes requires that leak prone continuous member roofing can be used on flat roofs on roofs with pitch less than 3/12. Higher pitch roofs provide better runoff. pitch बढ़ाने से आपका रन ऑफ तो बेटर हो जाएगा, स्नो वगैरह निकलने का भी स्कोप बढ़ जाएगा, बट रिक्वायर मोर बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फॉर्म ऑकवर्ड इंटीरियर स्पेसेस। ऑकवर्ड इंटीरियर तो आपको इसीलिए फॉल सीलिंग वगैरह करनी पड़ेगी इस पे। पिचेस ग्रेटर देन 12/12 आर वेरी रेयरली यूज्ड। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट पिच बढ़ने के साथ तो इंक्रीज हो गई। अब आते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ रूफ से कैसे गवर्नड है हमारी पिच। तो बेसिकली जो रूफ का शेप है वो हमारा रूफ का विंड रेजिस्टेंस डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो फ्लैट रूफ्स जनरली देखा गया है कि दे आल्सो एक्सपीरियंस हाई अपलिफ्ट लोड अलोंग देयर विंडवार्ड एजेस आर शार्प, बिकॉज उनके जो कॉर्नर्स होते हैं फ्लैट रूफ्स के, उनके शार्प कॉर्नर होने की वजह से दे क्रिएट निगेटिव प्रेशर, जिसकी वजह से फ्लैट रूफ में हाई अपलिफ्ट लोड और ओवरटर्निंग लोड्स एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके अनस्टेबल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे लिखा शैलो पिच्ड। शैलो पिच्ड का मतलब है जहां पर पिच हमारी कम है, और या हिप स्टाइल्ड रूफ्स, दे आर आल्सो मोर स्ट्रीमलाइंड एंड स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्गर देन अदर रूफ। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लोअर पिच के ट्रेसेस हैं, ठीक है, वहां पर दे आर मोर स्ट्रीमलाइंड, और जो विंड लोड्स हैं वो प्रॉपरली ट्रांसफर हो रहे हैं टू अदर फ्रेमिंग मेंबर्स ऑन इंटरसेक्टिंग रूफ स्लोसेस। एल्सो विथ बिकॉज हमारी जो शार्प एजेस हैं वो नहीं है हमारे शैलो पिच्ड रूफ्स में, द विंड कैन फ्लो अराउंड लो पिच्ड हिप टाइप रूफ्स मोर रेडली। प्रॉपरली विंड फ्लो होगा, जिसकी वजह से निगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे जो अपलिफ्ट और ओवर टर्निंग लोड्स हैं शैलो पिच्ड रूफ्स में वो कम होंगे, जिसकी वजह से जो हरिकेन प्रोन एरियाज हैं वहां पर हम लो पिच्ड या हिप स्टाइल रूफ यूज करते हैं। इसका मतलब अगर हम पिच बढ़ाएंगे तो हमारा जो फ्लो है विंड का वो निगेटिव प्रेशर क्रिएट करने लगेगा एंड मोर शार्प एजेस विल बी डेवलप्ड, जिसकी वजह से हमारे अपलिफ्ट एंड ओवर टर्निंग लोड्स बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ अगर हमने पिच बढ़ाई तो हमारा जो रूफ होगा वो स्ट्रक्चरली वीक हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी वजह से हम शैलो पिच रूफ की तरफ रिकमेंड करते हैं। तो हमारा 2 और 3 हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। गुप्ता एंड गुप्ता में ऑप्शन ए दिया है, बट इन माय ओपिनियन ये ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। और ये जो मैंने आपको एक्सेप्ट दिया हुआ है, दिस इज फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉरेन राइटर बुक, सो आई थिंक यू कैन नॉट चैलेंज इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कपल क्लोज रूफ जो है वो कितने स्पैन तक हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कपल क्लोज रूफ है उससे पहले कपल रूफ जान लेते हैं। बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ रूफ इज फॉर्म्ड बाय कपल आर अ पेयर ऑफ रैफ्टर्स। तो कपल रूफ इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे 2 रैफ्टर्स की हेल्प से हमारा ये रूफ बन रहा है, जो कि दोनों साइड स्लोप कर रहे हैं रिज। तो ये हमारा रिज है, दोनों साइड जो स्लोप कर रहे हैं ये हमारे रैफ्टर्स हो गए। ठीक है, और द अपर एंड्स ऑफ ईच पेयर ऑफ रैफ्टर इज नेल्ड टू कॉमन रिच पीस, जिसे हम, ये रिच पीस है आपका, इसके ऊपर हमारे कॉमन रैफ्टर सपोर्टेड है, इनको हमने नेल कर दिया वुडन वॉल में। सच अ रूफ इज नॉट वेरी मच फेवर्ड, हम इसको प्रेफर नहीं करते बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू स्प्रेड आउट एट द फीट वॉल प्लेट लेवल। तो ये हमारा वॉल प्लेट लेवल है जहां पर हमने रैफ्टर्स को फिक्स किया है वॉल के साथ। तो बिकॉज यहाँ पे दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो जब लोड्स बढ़ते हैं तो दे टेंड्स टू स्प्रेड आउट। ठीक है, तो इसी वजह से हम इनको जब स्पैन हमारा 3.6 मीटर से कम होता है तभी यूज करते हैं, अदरवाइज हमारा स्पैन के साथ बढ़ने के साथ साथ हमारे लोड्स बढ़ने लगेंगे और टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे रूफ्स को कपल रूफ्स कहेंगे।
और जिन स्पैन्स में हम ये टाई मेंबर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है इनको हम होल्ड कराने के लिए उस हॉरिजॉन्टल मेंबर का यूज करते हैं, इसे हम टाई बीम बोलते हैं, टू प्रिवेंट द रैफ्टर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड थ्रस्टिंग आउट ऑफ द वॉल, वो मीन्स हमारे वॉल को स्प्रेड करते हुए निकले ना, तो ऐसे रूफ्स हमारे कपल क्लोज रूफ कहेंगे। यहाँ पे क्लोज वर्ड मीन्स हमने टाई बीम का यूज करके रैफ्टर्स को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर लिया, और जो ज्वाइंट हमारा बनेगा वहाँ वो ज्वाइंट जो होगा दैट इज कॉल्ड डोव टेल हाफ ज्वाइंट। इंफीरियर वर्क्स में हम जनरली टाइज को रैफ्टर से स्पाइक कर देते हैं, बस अच्छे रूफ्स बनाने के लिए आपको टाई बीम का यूज करना होगा, और जनरली इस तरह के रूफ्स हम इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं अप टू 4.2 मीटर। तो ध्यान रखिए कपल क्लोज रूफ की बात कर रहा है, वी कैन इकोनॉमिकली यूज देम अप टू 4.2 मीटर। जो हमारा मोस्ट नियरर आंसर है दैट इज 4.5 मीटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फर्दर वीडियोस में बनाता रहूंगा। थैंक यू।